हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में यानी कि शायद मैं नाइट में क्लास ले रहा था, तो उस क्लासेस में हम लोग एडवांटेज ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग मेथड देखे थे। अप्रोक्स सारे उसमें सेंटेंस हो ही चुके थे, 4-5 10 सेंटेंस के आसपास किया था हमने। बट बैटरी लो हो जाने के कारण रास्ते में ही, मतलब बीच में ही वो कट ऑफ हो गया था मोबाइल, यानी कि वीडियो कट हो गया था। तो उसमें अब फिर से क्लास लेने जाऊं तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। तो आगे का नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। एडवांटेज उतना भी लिख दोगे आपके लिए काफ़ी है। और कोई भी एग्जामिनेशन में, डिप्लोमा का एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ एडवांटेज नहीं पूछेगा, उसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा के रहते हैं। जैसे पूछ देंगे व्हाट इज ओपन कास्ट माइनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइनिंग। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द ओपन कास्ट माइनिंग, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे किया जाएगा। तो स्पेशली आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। तो अगर एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप 10 पॉइंट लिखे पर क्वेश्चन का, तो काफ़ी है। 3-4 पेज इजिली कवर कर लेगा। पहला ओपन कास्ट माइनिंग को दर्शाइए, उसमें 4 तरह के माइनिंग होते हैं वो दर्शाइए, फिर एडवांटेज दर्शाइए, फिर डिसएडवांटेज दर्शाइए। तो ऑलमोस्ट पॉइंट हमने काफ़ी कराया। ऐसा नहीं कि और भी 2-4 उसमें और ऐड हो सकते थे, लेकिन बैटरी इशू के कारण मोबाइल ऑफ हो गया था। अब आज की क्लासेस हमारी रहेगी, पहला तो एडवांटेज हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे किनका, ओपन कास्ट माइनिंग का। ओके, डिसएडवांटेज पहले यहाँ समझिए, बात को समझिए पहले आप, उसके बाद लिखना चालू कीजिएगा। एक बार समझ गए तो आप खुद से भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपका लीज होल्ड एरिया है, जो कि सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, इतना आपका जंगल है। फिर इधर से एक रोड क्रॉस की गई है, ओके। फिर यहाँ से कुछ रेलवे लाइंस की ट्रैक लगी हुई है क्या, रेलवे लाइंस है जिसमें रेल्स चल रही है कंटिन्यू। ये रेल्स की लाइंस हैं, ठीक। उसके बाद ये तो आपका फालतू जगह है, मतलब सिर्फ जंगल्स हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे। इसके बाद यहाँ आपका हो जाता है बिल्डिंग्स, कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स या सोसाइटी यहाँ पे या अपार्टमेंट हो जाता है, ठीक। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको यहाँ से लेके दिस वन से लेके यहाँ तक का आपको लीज होल्ड एरिया मिल चुका है, कि टोटल एरिया मान के रखते हैं 2 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर मान के रखते हैं। 5 किलोमीटर लीज होल्ड एरिया आपके पास ओपन कास्ट के लिए आ गया, ठीक। ये आपका बाउंड्री लाइन्स है। इसके बाद ये सारे पब्लिक प्रॉपर्टी है, और ये बिल्डिंग्स है या फिर जो भी है पब्लिक की है। गवर्नमेंट भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक ना। तो आपको यहाँ से यहाँ यानी कि 5 किलोमीटर लीज होल्ड एरिया मिल गया। सबसे पहले पेपर वर्क करते हुए आपने सारे एनओसी ले लिया, रेलवेज की एनओसी ले ली, फिर रोडवे की एनओसी ले ली, फॉरेस्ट विभाग से भी ले लिया, यहाँ से अपार्टमेंट या फिर जो भी है गांववासी या फिर शहरवासी
बिल्डिंग से सारे से एनओसी लेते हुए आपने सारा चीज ओके कर दिया। रेलवे लाइंस है तो हो सकता है रेलवे को एनओसी आपको ना मिले, बट ऐसे केस में क्या करना होता है कि रेलवे ये अपना लाइंस को डाइवर्ट करेंगे, अदरवाइज आपको एनओसी लेने के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे केस में भी बहुत सारा सिचुएशन है जो कि मैं बताऊंगा, बट अभी आपको एनओसी मिल गई है तो ये सपोज डेट ये आपका खत्म हो गया। यानी कि सरफेस वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यहाँ सारे प्रेजेंट है। ये रोड है, रोड का भी एनओसी आपको मिल गया। ओके, तो देखिए सबसे पहले ओपन कास्ट करेंगे तो ये जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की रोड है, ये तो खत्म हो गया। यानी कि आपने स्टार्ट यहाँ से किया तो ये आपका रोड खत्म हो गया, यानी कि खत्म। आपने तोड़ के यहाँ से सारे मिट्टी वो भी हटा लिए। तो पहला नुकसान क्या हुआ कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड था, रोड से आवागमन रोड लोग करते थे, गाड़ी घोड़ा चलते थे। अब उसको हम लोग ने एक्सकवेशन लेके ओपन कास्ट माइनिंग करा दिया। पहला रोड गया, वन मिनट। रोड खत्म हुआ, पहला डिसएडवांटेज आपको मिल गया। फिर यहाँ के पेड़ पौधे थे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे, इनको आपने खत्म किया। दूसरा डिसएडवांटेज मिल गया, ये भी खत्म। हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड होंगे जिसमें लोगों की जीवन शैली होती होगी या फिर जीवन यापन करने के लिए खेती बाड़ी करते होंगे, तो एग्रीकल्चर भी यहाँ आपने खत्म कर दिया। तीसरा डिसएडवांटेज। उसके बाद माइंस चला रहे हैं आप, कंटिन्यू माइंस चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो आपकी डस्ट धूल उड़ के आएगी एज ए नेचुरल एजेंट के थ्रू, यानी कि विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, ये सब नेचुरल एजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे डस्ट कैसे जाएंगे सोसाइटी पे? हवा के थ्रू से ही, विंड के थ्रू से ही। तो दूसरा नुकसान इन लोग के लिए क्या आया? डस्ट आया, तो ये भी डिसएडवांटेज हो गया। डस्ट आने के बाद अगर आप बाउंड्री लाइन के समीप आ जाते हैं, यानी कि वैसे तो रेगुलेशन कहता है 45 मीटर्स के रेडियस पे कोई भी माइंस चलनी नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ से इतना डिस्टेंस जो है ये मोर देन 45 मीटर होता है। मगर फिर भी आप हेवी ब्लास्टिंग करेंगे, हेवी ब्लास्टिंग करेंगे या फिर ब्लास्टिंग भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स पे भी कुछ डिफेक्ट आएंगे। हो सकता है अगर सभी के घरों पे कंक्रीट या वेल डेवलप्ड बिल्डिंग्स ना हो, एज ए झोपड़पट्टी हो, खपड़े की घर गांव देहात में होती है ना, उस टाइप की हो, तो हो सकता है ये खपड़ा गिर सकता है वाइब्रेशन के थ्रू से। ठीक भाई, आप यहाँ तो
एक एक डिस्टरबेंस यानी कि एक डिसएडवांटेज ये भी हुआ कि लोकेलिटी को प्रॉब्लम आएगी, लोकेलिटी को। उसके बाद आप हैवी HEMM चला रहे हो, हैवी मशीनरीज चला रहे हो, यानी कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज, तो इसका जो साउंड आएगा, इफेक्टनेस आएगा, वो तो इरिटेट करेगा, लोकेलिटी को इरिटेट करेगा, ये भी डिसएडवांटेज। उसके बाद और देखिए, आप माइंस तो ओपन कर ही रहे हैं, कंटिन्यू चला ही रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ टोटल मिला के आप इकोलॉजी को भी डिस्टरबेंस कर रहे हैं, यानी कि एनवायरमेंट को भी आप डिस्टरबेंस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इशू भी आएगी, तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया। और अगर आप इसमें और निकाला जाए डिसएडवांटेज तो बहुत ही निकल सकता है। जैसे और इसमें अगर हम देखें डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, हाँ, आपकी स्टार्टा या फिर कोयले की फॉर्मेशन आगे तक आई, यहाँ तक हो सका, तो आपने बाउंड्री लाइन को एक्सचेंज करने के लिए फिर से परमिशन या फिर CIM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे होते हुए आप इन लोग की बिल्डिंग्स को भी ध्वस्त कर दे रहे हैं, वो अलग बात है। आप कंपनसेशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, वो अलग बात है। बट जन्मभूमि किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जन्मभूमि कोई भी अपना जन्मभूमि नहीं छोड़ना चाहता, या कोई भी पैतृक संपत्ति को नहीं छोड़ना चाहता। आपने रामायण देखा होगा तो, या फिर सुना होगा कहीं कथा में भी, कि अयोध्या नरेश यानी प्रभु श्री राम लंका गए थे, तो लंका पूरी सोने की लंका थी, पूरी की पूरी सोने की लंका थी। अशोक वाटिका, भाई आजकल अगर आप देखोगे तो एक मॉडर्न पार्क बोल सकते हो, बट अशोक वाटिका ऐसा वाटिका था कि मतलब हर तरीके से वहाँ पेड़ पौधे और फल फ्रूट, हर तरीके से हर प्रजाति वहाँ पाए जाते थे। इस तरह का वहाँ का फॉर्मेशंस था। तो सोने की लंका को त्याग देके प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान यानी कि निवास स्थान, प्रकृति संपत्ति फिर रिटर्न हो गए। चाहते थे तो वहां बच सकते थे। तो कहने का मतलब होता है, जो जन्म स्थान होता है ना, वहां से बहुत आदमी, उस मिट्टी से बहुत आदमी लोग की या फिर किसी की भी अटैचमेंट रहती ही रहती है। कोई ऐसे ही यूं ही छोड़ना नहीं चाहता। इसी में कोई सेंटेंस बनाया हुआ था रामायण में, मैं तो पंडित हूँ नहीं या फिर उतनी आती नहीं है, बट ये सेंटेंस काफी बहुत ज्यादा हद तक लोग सुनते हैं। तो सोने की लंका को भी त्याग करके प्रभु श्री राम अपने जन्मभूमि को आए थे। जब भगवान अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ सकते तो हम लोग तो आम आदमी है भाई, अपनी जन्मभूमि को क्यों छोड़े, अपनी रेसिडेंसी को क्यों छोड़े। इसी तरह आप अगर केस देखना चाहते हैं एग्जाम्पल में, तो झरिया कोलफील्ड देख लीजिए। झरिया के नीचे बहुत कोयले का स्ट्राटा यानी कि 29 या 30 स्ट्राटा पाया गया है। बट वहाँ के लोकल लोग क्यों ना गरीब ही है, डजंट मैटर, लेकिन हटना नहीं चाहते हैं। डायरेक्ट कहते हैं मैं अपनी जमीन या फिर अपना जन्मभूमि नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए हमें मरना पड़े तो मरना ही सही। और मरते भी हैं कहीं ना कहीं।